जब सरबजीत पाकिस्तान फंसे रहे थे तब भी वो आप ही की सरकार। नहीं, देखिए, मैंने आपको कहा कि आप सरबजीत मामले को और देश के सेकुलरिज्म को मत जोड़िए। डिप्लोमेसी और सेकुलरिज्म अलग अलग बात तो फिर दलित लड़की का रेप होना और उसे सेकुलरिज्म के साथ जोड़ना या फिर राजनीति के साथ जोड़ना किस तरीके से नहीं, मैंने आपने आइडिया ऑफ इंडिया की बात की है। यहाँ पर एक प्रश्न मेरे दिल में और आया है कि ये आइडिया ऑफ इंडिया क्यों पिछले 70 साल में सामने नहीं आया? ये क्यों? जिस विपक्ष को आप कमजोर कहते हैं, जिस विपक्ष को हम कमज़ोर नहीं कहते हैं, मीडिया कभी कमज़ोर नहीं कहता है। हम आपसे सवाल ये करते हैं कि क्या कांग्रेस आज उस परिभाषा के ऊपर खरी उतरी है, या कहीं ना कहीं जो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी बोलती है या अन्य पार्टीज बोलती है, या शायद आज की डेट में आम आदमी पार्टी जो आपको खदेड़ कर पीछे छोड़कर आज नेशनल पार्टी बन चुकी है और एक स्ट्रांग विपक्ष के रूप में सामने आ रही है, वो ये कहती है कि कांग्रेस आज की डेट में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। जी देखिए, धारा 370 टूटने के बाद प्रदेश के अंदर जमकर उथल पुथल हुई। जहां कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इसके समर्थन में उतरी तो वहीं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने इसका जमकर विरोध किया। लगभग आज 4 साल बाद भी जब प्रदेश के अंदर वही उथल पुथल बनी हुई है, ऐसे में तत्काल समय के गवर्नर का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, जैसे जमकर इस वक्त जो है आम जनमानस द्वारा शेयर किया जा रहा है, सब्सक्राइब किया जा रहा है और लाइक किया जा रहा है। ये इंटरव्यू जो था, ये ऐसा इंटरव्यू था जो शायद उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पचाना मुश्किल है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत सरीन और आप सभी जम्मू कश्मीर वासियों का मैं द टाइपराइटर के एक नए अध्याय में स्वागत करता हूं। आज तमाम ऐसे ही मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर जहांजेब सरवाल मौजूद है। जनाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू प्रशांत जी। सर, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले प्रेजेंट सिनेरियो में, प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से? जी देखिए, जिस इंटरव्यू की आपने बात की, यकीनन उस इंटरव्यू ने कई सारे सवाल खड़े किए। सवाल केवल जम्मू कश्मीर के प्रशासन पे नहीं बल्कि केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी सरकार पर उठाए। और ये कोई पॉलिटिकल क्वेश्चनरिंग नहीं है, ये कोई सियासी रंजिश वाले क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, बल्कि इस देश की जनता के इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ एक मुद्दा। पुलवामा में 40 जवानों की शहादत के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा। आप राजनीति को परे रखिए, आप सियासी जमात को परे रखिए, पर उन 40 जवानों की शहादत पर और उस पूरे सिनेरियो पर जो सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेता ने खड़े किए हैं। सत्यपाल मलिक जी आज भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उस समय पर गवर्नर रहते रहते भी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। तो उन्होंने जो सवाल उस वक्त के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर खड़े किए हैं, ये बहुत ही गंभीर आरोप है और देश का प्रत्येक नागरिक इसके जवाब मांगता है। देश का प्रत्येक नागरिक इस पर इंक्वायरी चाहता है। देश का प्रत्येक नागरिक ये जानना चाहता है कि आखिरकार 40 जवानों की शहादत पर राजनीति की गई। इससे ज्यादा शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण इस देश ने न इससे पहले राजनीति में कभी कुछ होते हुए देखा था, न आज देख रहा है और न शायद ही कभी आने वाले समय में कभी इससे दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज देखी जाएगी। जहांजेब जी, एक तथ्य है जिसे भाजपा खारिज करती है सिरे से। वो कहती है सत्यपाल मलिक ना तो हमारे नेता थे, ना कभी होंगे और ना ही हैं। ऐसा क्यों? जी, आज शायद उनके इस तरीके के विवादित बयान सामने आ रहे हैं, या शायद जिस तरीके से किसान आंदोलन के वक्त जिस तरीके की बयानबाजी उन्होंने की थी, शायद। जी देखिए, झूठ जो है वो भारतीय जनता पार्टी की फितरत है। झूठ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक नेता की रगों रगों में बसा हुआ है। मैं उस वक्त पे रविंदर रैना जी का एक स्टेटमेंट आपके माध्यम से जनता को याद दिला दूं और उन तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को याद दिला दूं जिन्होंने कहा था कि गवर्नर अपना बंदा है। इसी तरीके का स्टेटमेंट जब एलजी मनोज सिन्हा जी आए, उस समय पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी ने दिया कि अपना बंदा गवर्नर ऑफिस में बैठा हुआ है, अपना बंदा राजभवन में बैठा हुआ है। और ये किसको नहीं पता था? ये देखिए, ये आज झूठ और इस लेवल का झूठ, देखिए दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि मुझे बोलना तो नहीं चाहिए क्योंकि
नरेंद्र मोदी जी केवल भारतीय जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्रत्येक देशवासी के प्राइम मिनिस्टर है। पर दुर्भाग्यपूर्ण आज देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, आज देश का गृह मंत्री सदन में झूठ बोलता है, आज इनके सबके सब मंत्री जो हैं वो ट्रोल आर्मी बने हुए हैं, झूठ की एक फौज भारतीय जनता पार्टी ने खड़ी की हुई है। तो ऐसे समय में इनके किसी भी झूठ पर अगर आप सवाल खड़े करेंगे तो ये कल को आपको झूठा साबित कर देंगे। और आप आज ये कहना कि ये भी हमारा आदमी नहीं है, वो भी हमारा आदमी नहीं है, मुझे तो लगता है कि जिस नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर, जिस नरेंद्र मोदी जी की बातों पर ये सरकार बना रहे हैं, अगर कल को मोदी जी के मन में भी सच बोलने की भावना आ जाए तो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को भी डिसोन कर देगी, क्योंकि मोदी जी भी हमारा आदमी नहीं है। जान साहब जी, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे, पर पहले मैं पार्टी लाइन पर बात करना चाहता हूं। आपसे एक निजी प्रश्न है मेरा, क्या समझते हैं देश के अंदर, एक डेमोक्रेसी के अंदर एक स्ट्रांग विपक्ष का होना कितना जरूरी है? जी, देश की डेमोक्रेसी के लिए शायद स्ट्रांग विपक्ष से होना और किसी चीज का जरूरी होना है ही नहीं। सबसे ज्यादा जरूरी बात इस देश के लोकतंत्र के लिए इस देश में विपक्ष का मजबूत होना है, और जो बहुत ज्यादा मजबूत है। क्या कांग्रेस इस पर खरी उतरी है? 110 अपने दिल पर हाथ रखिए। 110%। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं आपसे इस बारे में एक सवाल करूंगा, जितना डेमोक्रेसी में विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है, उतना ही इस स्तंभ का मजबूत होना जरूरी है जिसे हम मीडिया कहते हैं। तो आप भी दिल पर हाथ रखकर कसम खाइए कि मीडिया कितना स्ट्रांग है। आप भी दिल पर हाथ रखकर यह कसम खाकर कहिए कि मीडिया कितना खबरों को दिखा रहा है। आप भी दिल पर हाथ रखकर कसम खाइए कि मीडिया ने सत्यपाल मलिक जी का इंटरव्यू कितने चैनल्स पर ऑन एयर किया। अगर यही किसी नेता ने, कांग्रेस के नेता ने माननीय राहुल गांधी जी के खिलाफ बोला होता तो 5000 माइक उस नेता के घर के बाहर 24/7 खड़े होते। क्यों? क्योंकि वो विपक्ष के नेता पर कटाक्ष करता है। पर जब इस देश के प्रधानमंत्री पर सवाल उठे, जब इस देश की सरकार पर सवाल उठे, तो मीडिया के कैमरों के आगे वो ढक्कन लग गया। आपके माइक्स के ब्लूटूथ चलना बंद हो गए, लाइट्स बंद हो गई, एक्शन बंद हो गया। क्यों? क्योंकि सवाल मोदी जी पर है, सवाल देश के गृह मंत्री पर है। पर आप अपनी इस जिम्मेदारी को समझिए कि सवाल गृह मंत्री का नहीं है, सवाल सरकार का नहीं है, सवाल 40 शहीदों का है, सवाल इस देश में बढ़ते हुए घोटालों का है, सवाल अडानी और मोदी जी के नाजायज संबंध का है, सवाल इस देश की टैक्स पेयर की जेब में से लुटते हुए पैसे का है, सरकार इस देश में घुटते हुए दम का है, लोकतंत्र के घुटते हुए दम का है, सवाल इस देश में मीडिया पर बढ़ती हुई पाबंदियों का है, सवाल इस देश में बढ़ती हुई गुर्बत का है, सवाल इस देश में बढ़ती हुई महंगाई का है, सवाल इस देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी का है। आप विपक्ष पर सवाल उठाने से पहले एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी पर सवाल उठाइए, उन इल्जामों पर सवाल उठाइए जो उनके अपने नेता ने और यहां के उस वक्त के राज्यपाल ने उठाए हैं कि करप्शन से, मैं उनको कोट करता हूं क्योंकि प्रधानमंत्री मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, मैं मानते हैं आप? बिल्कुल मानता हूं, क्यों नहीं मानूंगा। मैं सत्यपाल मलिक जी को कोट करते हुए कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को करप्शन से कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उन्हीं सत्यपाल मलिक ने करण थापर को यह कहा एंड ऑफ द इंटरव्यू कि मैं अपना स्टेटमेंट वापस लेता हूं जो अमित शाह ने कहा है, और वो शायद कैमरा पर बोलना मुझे अच्छा नहीं है। नहीं, आप क्यों नहीं बोलेंगे? मैं अगर आप मुझे कहें तो मैं तो उनका पूरे का पूरा इंटरव्यू जबानी सुना दूं, क्योंकि सच बोलने में मुझे मजा आता है। तो उन्होंने एक बात को लेकर जो उन्होंने शायद अमित शाह जी को लेकर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, बिल्कुल, किसान आंदोलन के समय पे, उस एक स्टेटमेंट को उन्होंने वापस लिया। खैर, ये सत्यपाल मलिक जी बता सकते हैं कि ये मजबूरी में कहा या सत्य कहा है, ये आप सत्यपाल मलिक जी से पूछ लीजिएगा। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि सत्यपाल मलिक जी ने सभी बातें सच कही या झूठ कही, पर मैं इस देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, किसी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते नहीं, इस देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, जम्मू कश्मीर का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, क्योंकि वो उस समय पर हमारे राज्यपाल थे, तो उन्होंने जो इल्जाम खड़े किए हैं, सरकार उस पर जवाब क्यों नहीं दे रही है? आपकी जानकारी में होगा कि पिछले पूरे पार्लियामेंट सेशन में विपक्ष ने, जिस विपक्ष को आप कमजोर कहते हैं,
जिस विपक्ष को हम कमजोर नहीं कहते हैं, मीडिया कभी कमजोर नहीं कहता है। हम आपसे सवाल ये करते हैं कि क्या कांग्रेस आज उस परिभाषा के ऊपर खरी उतरी है, या कहीं ना कहीं जो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी बोलती है या अन्य पार्टीज बोलती है, या शायद आज की डेट में आम आदमी पार्टी जो आपको खदेड़ कर पीछे छोड़कर आज नेशनल पार्टी बन चुकी है और एक स्ट्रांग विपक्ष के रूप में सामने आ रही है, वो ये कहती है कि कांग्रेस आज की डेट में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़। जी देखिए, आपने एक लाइन में 3 सवाल पूछे तो मैं तीनों का जवाब दूंगा। आपने पहली चीज बोली कि क्या कांग्रेस विपक्ष का रोल निभाने में खरी उतरी है या नहीं है, तो इसका एक जवाब देश की जनता ने पिछले दिनों देख लिया कि इस देश में यदि किसी नेता को पहली बार सच बोलने पे डिस्क्वालीफाई किया गया तो मैं फख्र से कहता हूं कि हाँ, वो मेरा नेता माननीय राहुल गांधी जी हैं, जिनकी आवाज ने, जिनकी ललकार ने सदन के अंदर मोदी जी को डरा दिया, जिनकी सच पूछने की क्षमता ने भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर दिया उनको सदन से डिस्क्वालीफाई करने में, जिनके विपक्ष के सुप्रीम नेता होने के नाते उनके रोल ने भारतीय जनता पार्टी को उनको घर से निकालने पे मजबूर कर दिया, और आप सक्षम और असक्षम होने पे सवाल खड़े कर रहे हैं। एक नेता को घर से निकाल दिया, यानी इस देश की जनता ने देख लिया कि अगर 56 इंच की दावेदारी वाले सीने के सामने कोई 112 इंच का सामने खड़ा है तो वो केवल माननीय राहुल गांधी जी हैं, जो सत्य के साथ खड़े हैं, सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरा जो आपने कहा कि एक पार्टी नेशनल पार्टी बन गई, तो मैं एक विपक्ष में रहते हुए एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते उस पार्टी को मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि जैसे आपने इस इंटरव्यू की शुरुआत की कि विपक्ष का मजबूत होना देश के लोकतंत्र की मजबूती है, तो विपक्ष की पार्टियां मजबूत होती रहें। और रहा सवाल कांग्रेस का अस्तित्व, वो भारत जोड़ो यात्रा में तमाम मीडिया हाउसेज ने भी देख लिया। वो भारत जोड़ो यात्रा के बाद आज कर्नाटक में पूरा देश देख रहा है कि कांग्रेस अपने अस्तित्व की नहीं बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस अपने अस्तित्व की नहीं, भारत के संविधान के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस अपने अस्तित्व की नहीं बल्कि इस लोकतंत्र के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और आखिरी दम तक लड़ती रहेगी। जहांजेब जी, अब सामने आ रहा है। जी, मैं बताता हूं कि क्यों सामने नहीं आया। क्योंकि पिछले 70 साल में कभी ऐसा नहीं देखा गया था कि 8 साल की बच्ची का बलात्कार होने के बाद उस बच्ची के बलात्कारियों के साथ तिरंगा खड़े लिए हुए किसी राजनीतिक दल के लोग कदम से कदम मिलाएंगे। इस आइडिया ऑफ इंडिया पे अटैक इसलिए नहीं दिख रहा था क्योंकि इससे पहले किसी अखलाक हुसैन को मीट खाने पर कोड़े नहीं बरसाए गए थे। इस आइडिया ऑफ इंडिया को खतरे में इसलिए नहीं देखा गया था क्योंकि इस देश में एक दलित बेटी का बलात्कार करने के बाद देर रात को कभी उसका शव जलाया नहीं गया था सरकारी तामझाम में। ऐसी कितनी मिसालें आप देखना चाहेंगे कि आइडिया ऑफ इंडिया खतरे में है, इस देश का सेकुलर फैब्रिक खतरे में, इस देश का सेकुलर स्ट्रक्चर खतरे। आपकी जानकारी के लिए शायद आपको भी मालूम होगा कि दामिनी जो रेप केस था वो भी आपके ही टेन्योर में हुआ था। आप वो शायद भूल चुके हैं। नहीं, मैं भूला नहीं हूं, और मैं आपके माध्यम से यह भी याद दिला दूं कि उस पर इंक्वायरी उसी समय की सरकार ने गठित की थी, और उस परिवार के साथ भी अगर कोई नेता खड़ा रहा, जब सरब राजनीति के साथ नहीं, आइडिया ऑफ इंडिया के साथ जुड़ा, क्योंकि आइडिया ऑफ इंडिया में दलित ब्राह्मण। जहांजेब जी, ये आइडिया ऑफ इंडिया तब भी आ सकता था सामने। मैंने आपको कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा आइडिया ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ी रही। हमारे सरकार, देखिए, सरकार के समय में गलतियां होना अलग बात है, पर सरकार का उन गलतियों को प्रोटेक्ट करना अलग बात है। यदि हमसे कुछ गलतियां हुई तो हमें लोगों ने सत्ता से बाहर का रास्ता भी दिखाया और हमने हंसते हंसते कबूल किया। जनता के मैंडेट की रिस्पेक्ट कबूल किया है आपने, कबूल किया है। दिल पर हाथ रखिए, क्या कांग्रेस आज की डेट में ये कबूल कर रही है कि वो विपक्ष में बैठी है, सत्ता में नहीं? बिल्कुल, और जनता की मैंडेट का रिस्पेक्ट करना एक राजनीतिक दल का कर्तव्य है। जनता, फिर सदन की कार्रवाई को बार बार रोकना, सदन ना चलने देना, ये किस तरीके? ये भी मैं आपको बता दूं कि 70 साल में पहली बार देखा गया कि विपक्ष से ज्यादा पक्ष के लोग नारेबाजी कर रहे थे और सदन की कार्रवाई को रोका नहीं जा रहा था। कुर्सी पर बैठे हुए ऑफिसर्स को, कुर्सी पर बैठे हुए नेतागणों को उनका कर्तव्य याद दिलाया जा रहा था। आप सदन को क्यों चलाना चाहते हैं? सदन में होता क्या है? सरकार से सवाल, और सदन में होता क्या है? देश की जनता सरकार से जवाब चाहती है।
विपक्ष का काम है देश के सवाल सदन के अंदर सत्ता पक्ष से करना, जो विपक्ष कर रहा था, और सत्ताधारियों का काम था उनका जवाब देना जो वो नहीं दे रहे थे। हम थक गए पूछ पूछ के कि अडानी जी का और मोदी जी का रिश्ता क्या कहलाता है, पर मौन धारण किए हुए बैठे रहे प्रधानमंत्री जी। अगर अदानी मामले को परे रखा जाए तो सत्ता पक्ष हमेशा से ये कहता आया है कि इनके सवाल बेबुनियाद थे, हैं और हमेशा रहेंगे। क्या कहना चाहिए? देखिए, अडानी मुद्दे को आप क्यों परे रखेंगे? जब हम अडानी पर सवाल खड़े करते हैं तो अडानी ने कोई कांग्रेस का पैसा नहीं लिया है, किसी कांग्रेस के नेता का पैसा नहीं लिया है। अडानी का पैसा इस देश के करोड़ों टैक्स पेयर्स का पैसा है, जिसकी आवाज कांग्रेस पार्टी बन रही है। हम अडानी अडानी नहीं चिल्ला रहे हैं, केवल हम देश के टैक्स पेयर की गुहार इस देश के प्रधानमंत्री को सुना रहे हैं। हम इस देश की गरीब जनता की गुहार देश के प्रधानमंत्री को सुनाना चाहते हैं, जिसको वो 10 लाख का सूट बूट लगाकर भूल गए हैं सुनना। 10,000 करोड़ का चॉपर अपने घूमने के लिए प्रधानमंत्री के पास है, पर दुर्भाग्यपूर्ण इस देश के जवानों के लिए उनके पास चॉपर सर्विस अवेलेबल नहीं थी। अपने लिए वर्ल्ड टूर करने के लिए करोड़ों के जहाज प्रधानमंत्री जी के पास हैं, और जब हमारे वीर जवानों ने उनसे जहाज मांगे तो उनको जहाज देने से मना कर दिया। आप अभी भी कह रहे हैं कि इस देश में सब कुछ ऑल इज वेल। इस देश की जरूरत यह है कि इस देश का प्रत्येक नागरिक जाग चुका है। इस भ्रष्ट सरकार का भ्रष्टाचारी चेहरा इस देश की जनता के सामने बेनकाब हो चुका है, और सत्यपाल मलिक जी का इंटरव्यू लास्ट नेल इन द कॉफिन था कि इस देश की जनता अब की बार इस भ्रष्टाचारी सरकार से इस देश के प्रत्येक नागरिक को इस देश का नागरिक ही मुक्ति दिलाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक आपसे और सवाल पूछना चाहूँगा। आप बार बार भ्रष्ट सरकार, एक उदाहरण दीजिए, कैमरा में बताइए क्या है भ्रष्टाचार, आखिर क्या है भ्रष्टाचार की परिभाषा कांग्रेस पार्टी के लिए? अडानी जी के अकाउंट में 20,000 करोड़ रुपया कहां से आया? बताइए, प्रधानमंत्री जी को जवाब दें इस बात का। भ्रष्टाचार ये नहीं है तो और क्या है? कोई एक घोटाला हो, राफेल घोटाला, क्या वो भ्रष्टाचार नहीं था? क्या वो प्रूव हुआ? नहीं, आप मुझे इससे पहले के घोटाले, सर क्या वो प्रूव हुआ? आप बार बार कहते हैं भ्रष्टाचार, लेकिन क्या वो प्रूव हुआ? मैं आपको कह रहा हूं कि जो देश की जनता इल्जाम लगा रही है, इससे पहले भी तो जनता से क्या, जनता की क्या परिभाषा है कांग्रेस पार्टी के लिए? कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो इस देश की जनता बन जाते हैं? नहीं, इस देश का प्रत्येक नागरिक आज सवाल खड़े कर रहा है। इस देश में हर भूखा सोने वाला नागरिक आज सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर मेरे 20,000 करोड़ अडानी जी की जेब में कैसे आए, और जवाब देना जनता, सरकार जवाब दे जनता को कि कहां से आया पैसा। आपने देखा कि कल यूपी में जो हुआ उसमें यह कहा गया कि एक गुंडा, एक दबंगाई तब तक इतना बड़ा गुंडा नहीं बन सकता था जब तक उसको सरकारी कॉरिडोर से मदद ना हो। ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको बताना चाहता हूँ। तो अगर एक गुंडा बिना सरकारी मदद के बड़ा गुंडा नहीं बन सकता है, तो अडानी जी बिना सरकार की मदद से कुछ दिनों में हजारों करोड़ की संपत्ति के मालिक कैसे बन गए? पर गुंडे को लेकर देश का प्रत्येक मीडिया उसके पॉलिटिकल कनेक्शंस खोज रहा है, पर अडानी जी के पॉलिटिकल कनेक्शंस पे किसी कैमरे की नजर नहीं जा रही, कोई माइक वाला उस ओर नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका पॉलिटिकल कनेक्शन स्पष्ट है। यानी आपका ये कहना है कहीं ना कहीं देश का जो मीडिया है वो बायस्ड है, वो सरकारी तंत्र के साथ चल रहा है, विपक्ष के नेताओं को कवर नहीं करता है, विपक्ष को कवर नहीं करता है। जी देखिए, मैं हाँ या ना? मैं सवाल तो खड़ा, हाँ या ना? सवाल खड़ा करने से कुछ नहीं होता है जनाब, हाँ या ना? बिल्कुल है, बिल्कुल है। एक टर्म जो दुर्भाग्यपूर्ण करके इस देश में आई, गोदी मीडिया। इससे पहले भी मीडिया था। आपने एक रेप केस की बात की थी अभी, या उसके अलावा कई सारे घोटाले भी अगर इस देश में हुए, कई सारी चीजें हुई, मीडिया जमकर दिखाता था, मीडिया जमकर बरसता था कांग्रेस पार्टी पे। हजारों माइक लेकर सामने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देते थे। बिल्कुल देते थे। हमें नहीं याद है, हमें इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से हम शायद मटेरियल मंगा सकते हैं, लेकिन उनकी शायद 1 या 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी। मुझे तो उनके कोई बयान भी याद नहीं है। 7 साल में प्रधानमंत्री जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा दीजिए, वो भी मंगवा लीजिए, एंड भी
मिनिस्ट्री से, प्रधानमंत्री जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये तो रिकॉर्ड बन गया इस देश में कि प्रधानमंत्री ने आज तक सिर्फ मन की बात सुनाई है, किसी के मन की बात सुनी नहीं है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से ये फिर से रिपीट कर दूं कि आपका माइक, आपका कैमरा और आपकी जबान इस देश के लोकतंत्र के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी इस देश के लोकतंत्र के लिए विपक्ष जरूरी है। आप विपक्ष के रोल को भी क्वेश्चन करिए, ये आपका हक है। और मन ही मन में या अपने सर्कल्स में या अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में मीडिया वालों को, अपने साथियों को उनकी जिम्मेदारी के लिए जगाइए, उसका प्रयास करिए, क्योंकि इस देश की नींव, इस लोकतंत्र की नींव रखने के लिए हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, तो उनके खून को ज़ाया मत होने दीजिए। बार बार लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, बार बार लगातार देखा जा रहा है तमाम जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, विपक्षी दल हैं, सब बार बार दुहाई दे रहे हैं लोकतंत्र की। आखिर ऐसा क्यों? मध्य प्रदेश में जीती हुई पार्टी के एमएलएज की हॉर्स ट्रेडिंग करके सरकार बनाना क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? जम्मू कश्मीर में दिल्ली से भेजे हुए एक व्यक्ति के हाथ में कंट्रोल कराना क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं है? जहां केवल राजनीतिक दल नहीं, आप बाहर सर्वे कर लीजिए, जम्मू कश्मीर का एक एक नागरिक चीख चीख के कह रहा है यहां चुनाव कराइए। आखिर हमने कौन से गुनाह किए थे जो हमें यहां पर इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं दी जा रही है? क्या यह लोकतंत्र की हत्या नहीं है? महाराष्ट्र में जो हुआ, क्या वो लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? ऐसे कितने उदाहरण आपको देखने हैं। एक उदाहरण मैं भी देना चाहता हूँ। आपकी ही प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी जी ने अपने वक्त में इमरजेंसी घोषित की थी, क्या वो लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? आपकी नज़रों में वो लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? स्पष्ट किया कि आप कांग्रेस की जितनी मर्जी गलतियां गिना लीजिए, मैं तो ये कहूंगा कि आप, कांग्रेस पाक साफ रहेगी। नहीं, मैंने आपको कहा कि कांग्रेस ने अगर गलतियां की तो उसको उसकी सजा मिल गई, जनता ने सजा दी, और जनता की अदालत से बढ़कर तो कोई अदालत है नहीं। पर आप जब भी आज की सरकार पर सवाल खड़ा करिए तो आप जलेबी की तरह बात को घुमाकर फिर कांग्रेस के पास लाएंगे। हम तो सीधा साधा सवाल आज के बारे में कर रहे हैं और फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। आप फिर बात को घुमाकर 1984 में लेना चाहते हैं, 1980 में लेना चाहते हैं, 1970। समझ गए, मतलब आपकी जो गलतियां हैं अगर वो आपको गिनवाएं तो शायद आप मानते हैं कि हाँ हमारी गलतियां हैं और आज हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं पब्लिक डोमेन में, है ना? देखिए, भुगत चुके हैं, हम सत्ता से बाहर हो गए। पर आज की डेट में जो मैंने आपको कहा कि माननीय राहुल गांधी जी ने इस देश में पॉलिटिकल सेटअप का एक नैरेटिव बदला, पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन लाई, एक अलग तरह की राजनीति की शुरुआत की है, जिसको स्पेशली भारत जोड़ो यात्रा के बाद देश की जनता समझ चुकी है। आम आदमी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता जम्मू कश्मीर में ये कहने लगे हैं कि अगर प्रधानमंत्री वो नहीं हो सकता जो कम पढ़ा लिखा है या शायद जिसके अंदर काबिलियत नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल जी का बयान था, आप जानते हैं, जिसके हवाले से आज सीबीआई ने उन्हें नोटिस सर्व कर दिया है। आज उनसे पूछताछ चल रही है, इतिहास के अंदर याद रखी जाएगी ये तारीख भी। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या वो प्रधानमंत्री हो सकता है जो देश के बाहर जाकर अपने ही देश की बुराई करेगा? यहाँ मैं सीधा निशाना जो है राहुल गांधी जी के ऊपर। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चाइना का भी स्टेटमेंट दिखा देता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि अरे मुकद्दर खराब है, मत मारी गई है जो इस देश में पैदा होते। और आप राहुल गांधी जी के एक नहीं, दो नहीं, 3 बयानों की बात, आप उनके वहां पर दिए हुए बयानों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और आपका हक है सवाल खड़ा। आप उसकी निंदा नहीं करते हैं क्योंकि वो आपके पार्टी के हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने आपको कहा कि मैं निंदा क्यों करूं? आप सच कहीं पर भी बोलिए। ठीक है, अगर तमाम देशवासी जो है मोदी जी की उस स्टेटमेंट की निंदा करते हैं तो क्या आप राहुल गांधी की उस स्टेटमेंट का निंदा करते हैं? नहीं, मैंने, हाँ या ना? मैंने आपको कहा कि उस स्टेटमेंट में गलत क्या है। एक नेता को पूरे के पूरे सेशन में पार्लियामेंट के अंदर बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो और क्या है? और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हमारे यहां इस सरकार की डेलीगेशन भी यूनाइटेड नेशन सेशंस में जाती है, तो क्या वहां पर बात नहीं करती है? तो ये एक नैरेटिव माननीय राहुल गांधी जी की जो इमेज इस देश में बनी है उसको
ठेस पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल लगातार करता है। आप उस इंटरव्यू को पूरा सुनिए, आपको फ़ख्र महसूस होगा भारतीय होने पर, आपको फ़ख्र महसूस होगा कि माननीय राहुल गांधी जी किस पार्टी के नेता हैं। अगर आप उस इंटरव्यू को, मैं आपको यकीन दिला दूं, इस कैमरे के सामने कह रहा हूं, अगर आप उस इंटरव्यू को अनकट सुनेंगे तो शायद आप भी आने वाले कुछ समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मीडिया सेल को ज्वाइन कर लेंगे। यानी आप मानते हैं, ऑन द कैमरा आपने ये बोल दिया कि आपका मीडिया सेल भी है? ऑब्वियस सी बात है, हमारी पार्टी है, पार्टी के अलग अलग विंग्स है, उसमें मीडिया डिपार्टमेंट भी है। मैं आपको कह रहा हूं कि जिस दिन आपने राहुल गांधी जी का पूरा अनकट वो सुन लिया तो आप भी इधर वाली कुर्सी पर आ जाएंगे और वहां पर माइक लेकर और कैमरा लेकर कोई और खड़ा होगा। खैर, हम तो स्वतंत्र पैमाने पर काम करते हैं देश के चौथे स्तंभ के नाते, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आज कांग्रेस पार्टी देश के अंदर काम कर रही है, क्या समझते हैं कि आने वाले इलेक्शंस में क्या होगा? 2024 चेहरा नहीं है कोई। माननीय राहुल गांधी जी इस देश का माना हुआ चेहरा है और उसके अलावा भी विपक्ष अभी कई सारी चीज़ों पर रणनीति बना रही है। कुछ भी हो सकता है इस देश में, पर हाँ, ये चीज़ तय है कि 2024 बदलाव का चुनाव होगा, लोकतंत्र की जीत होगी, भारत के प्रत्येक नागरिक की जीत होगी, आइडिया ऑफ इंडिया की जीत होगी, सेकुलरिज्म की जीत होगी, गांधीज़म की जीत होगी और भारतीय जनता पार्टी का सुकड़ा 2024 में इस देश से पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। तो यानी अगर कहा जाए इन शॉर्ट, तो आपको लगता है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी जो है अपना लोहा फिर से मनाने वाली? 110%। ये आप लिख कर रखिए, दोबारा से जो है अलियांस की जो गाड़ी है वो शुरू हो। मैंने कहा कांग्रेस पार्टी कभी भी अपना लोहा मनवाने के लिए राजनीति नहीं करती है, बल्कि लोकतंत्र का लोहा मनवाने के लिए राजनीति करती है, भारत का संविधान का लोहा मनवाने के लिए राजनीति करती है। पहले भी करती आई है, आगे भी करती रहेगी, आखिरी दम तक भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत के संविधान के लिए कांग्रेस पार्टी राजनीति करती रहेगी। जम्मू कश्मीर वासियों को क्या कहना चाहेंगे जाते जाते? जी, जम्मू कश्मीर का नागरिक जो है आज यकीनन बहुत परेशान है, तंग है। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में केंद्र की उन पॉलिसीज़ को लेकर जो लगातार जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर थोपी जा रही हैं, पर हाँ, मैं जम्मू कश्मीर के प्रत्येक नागरिक को ये यकीन दिला दूं कि आने वाले समय में जब भी चुनाव होगा तो चुनाव में जम्मू कश्मीर की अक्लमंद जनता अक्लमंदी से इस तानाशाह सरकार को वोट की चोट देकर, जितनी चोटें इन्होंने हमें इन सालों में दी हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को दी है, उस एक एक चोट का जवाब जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट से मिलेगा और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एड्रेस ढूंढना जब भी यहाँ असेंबली इलेक्शन होगा मुश्किल हो जाएगा। तो ये थे जहांजेब सरवाल, प्रदेश कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि सड़क से लेकर संसद तक संगम करना जानती है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि इस बार वोट की चोट देकर प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा की सरकार को खदेड़ने का काम करने वाली है आम जनता। आपकी इस बारे में क्या राय है, ज़रूर हम सभी तक साझा करें। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं हूं प्रशांत सरीन, द टाइपराइटर।